सर्वप्रथम तो बरेली का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो जिस प्रकार से पूरे देश में हुआ है, संभवतः उसी क्रम में उतना ही हुआ। जो डेवलपमेंट पहले नहीं हुआ उसमें जो सबसे विशेष बात थी कि यहाँ पे कानून व्यवस्था के बहुत ज़बरदस्त कमी थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज नहीं आई, और जो इंडस्ट्रीज आई वो फाउल आई, इल कंसेप्ट लेके। हम इस वक्त बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा माहौल बना पिछले 5-7 साल में कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को लगाने के लिए एक माकूल एक माहौल पैदा हुआ, एक कानून व्यवस्था पैदा हुई। दूसरा, इंडस्ट्री के चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम बाहर से दिमाग खोलें। उसके लिए जब से एयरपोर्ट आया है, जब से टेक्नोलॉजी के लिए लोग हमारे पास आने लगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत एक फेवरेबल चीज़ है। इन दोनों चीज़ों के लिए सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से, इनसाइडर के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो चीज़ 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसे लोग, ऐसे भले लोग और ऐसी मानसिकता के लोग जो देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, जो रात दिन देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को गला रहे हैं, जो रात दिन देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं बिना अपने किसी स्वार्थ के। मैं चाहता हूँ इनसाइडर के माध्यम से और लोग माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे। अगर हम कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, बेहतर कर रहा है और हम उसकी प्रशंसा में कुछ ना बोलें, उसको उत्साहित ना करें, तो धीरे धीरे उसका उत्साह कम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनसाइडर के साइट पे मेरी ये बात अवश्य डाली जाए। अब दूसरी बात आती है कि एक इंडस्ट्री क्यों होता है। मुझे अगर इंडस्ट्री बनाया गया, ईश्वर ने मुझे किसी कार्य से भेजा या मैंने इस कार्य को चुना, तो उसके पीछे मेरा कोई ऑब्जेक्ट होगा। मेरा एक इंडस्ट्री वाले का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे किसी भी शहर में, किसी भी विकसित देश में या किसी विकासशील देश में कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता, और अगर होगा तो वो जिस तेजी से कुकुरमुत्ते की तरह उगेगा उसी तेजी से निकलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम ये इंडस्ट्री वाले का है, इसमें कोई जो है नहीं। और उसके लिए बहुत सारे क्या कहते हैं जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स भी हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य चीजें वो मिली। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए यहाँ बैठे हुए विभूतियों से मैं अपनी बात शेयर करना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बाद वहाँ उस कार्य को करने के लिए शिक्षित बच्चे चाहिए, शिक्षित समाज चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए। हम लोगों ने भी रोलकन यूनिवर्सिटी के साथ टाइप तो किया है, या जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी लोग एजुकेशन से रिलेटेड है, मेरी उनसे विनम्र अनुरोध होगा कुछ इस प्रकार का कार्य करें कि 3rd ईयर में, ग्रेजुएशन से पहले 3rd ईयर में या 4th ईयर में 1 साल से लेके 6 महीने की उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर हाल में, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी चिकित्सालय में, या जहां भी वो काम करना चाहता है, जिस भी फील्ड में वो काम करना चाहता है, अगर उसको अखबार के बारे में करना चाहता है तो उसके बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये दोनों दर्श होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो अखबार के लोग हैं, या जो चिकित्सा क्षेत्र के लोग हैं, या जो जिस क्षेत्र में के लोग हैं, वो भी इस बात का जो है ध्यान रखें कि हम जो बच्चे ग्रेजुएट बनने जा रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को तरक्की मिलने वाली है, हम उन्हें अपने अंदर मतलब हम उन्हें बुलाएं, उनके साथ मिले जुले, हम उनका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्या कहते हैं भी जो है फायदा कराएं, और उनके अंदर ये एक जज्बा पैदा करें कि वो आने वाले समय में, अगले 2 साल में, 5 साल में, 4 साल में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ बैठे, मान लीजिए टैक्सेशन की बात हम करें, सीए लोग, अगर सीए लोगों की उदाहरण की है तो ये क्या करते हैं, 5 साल उसको, 4 साल, 3 साल उसको अपने यहाँ बैठा के काम सिखाते हैं, प्रैक्टिकल काम सिखाते हैं। इसलिए जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं करीब सब सफल होते हैं। वो सारे डॉक्टर्स जिनको वास्तव में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है हॉस्पिटल्स में, वो करीब सभी क्या कहते हैं सक्सेस होते हैं। वो सारे एमबीए के छात्र, सुधीर जी नाराज मत हो जाना, जिन्हें एमबीए के छात्र, जिन्हें स्कूल में आपने वो दी है, तो वो 9,000 10,000 रुपए में काम कर रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बेहतर चीज नहीं है। हम उन युवाओं के साथ वास्तव में हम उनके साथ दुर्व्यवहार, मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं, या उनके जीवन को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। अगर उसकी जगह आप चाहे उन्हें ड्राइवर की शिक्षा दें, आप उन्हें कुक बनाने की शिक्षा दें, एक बेहतर प्यून बनने की शिक्षा दें, एक रिसेप्शनिस्ट बनने की शिक्षा दें, जो कुछ भी,
अगर इस प्रकार के कोर्सेज को हम उठाएंगे, इस प्रकार के कोर्स लेंगे जो प्रैक्टिकल हैं सर्विस सेक्टर में। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे फ्रेंड गए थे यूएसए में, उन्होंने बताया कि 2 घंटे में एक पूरी टीम आई और उसका पूरा मकान साफ करके चले गए। पेमेंट तो उसने किया होगा, लेकिन 2 घंटे में किसी एक बड़े मकान को 5 या 6 लोगों की टीम ने आके साफ कर दिया। तो ये ऐसी इंडस्ट्री के इस प्रकार की बात हमें, ये स्टार्टअप है, एक तरीके का स्टार्टअप है कि हम कैसे ऐसा कार्य करें, ऐसा कार्य के लिए बच्चे को तैयार करें जो वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही बात कही दिनेश भाई के ने, बिल्कुल उनके दिल में दर्द ठीक है। हम बरेली में हैं, 250 किलोमीटर एनसीआर है और 250 किलोमीटर उधर लखनऊ है। जो बहुत आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो होशियार बच्चा है, जो क्रीम है, वो यहाँ से एनसीआर तक जाता है या हो सकता है उससे पहले वो अमेरिका चला जाए। जो एवरेज बच्चा है, प्रोफेसर साहब मेरी बात को सुन के नाराज ना हो, वो एनसीआर चला जाता है। तो यहाँ के वो लोग जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात पे झोंक दी कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो अपने जीवन के अंतिम काल में अपने बच्चों के साथ रहने से महरूम है। ये भी अपने आप में एक सोशल ईवल है, ये भी एक जुर्म है। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से कि वो ये भी सोचें कि उनका भी कोई कर्तव्य है देश के प्रति। सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से देश चाइना से मुकाबला नहीं करेगा। वो क्या कर रहे हैं देश के लिए, कम से कम हफ्ते में 2 घंटे उसके लिए प्रयास करें, कम से कम 2 घंटे इसके लिए प्रयास करें कि जो बिजनेस उन्होंने लगाया है, जो भी काम वो कर रहे हैं, क्या उनके काम के फॉलोअर हैं, क्या उनके बच्चे उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे ज्यादा अब ध्यान करना पड़ेगा इस बात पे, क्योंकि जो फौज आ रही है पढ़ी लिखी, और मनीष जी के हिसाब से कितने परसेंट साहब क्या कहते हैं उसमें एमबीए कामयाब है, 13%, बीटेक 13%। तो 87% लोगों को लेके जब हम चलेंगे तो बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा समाज के लिए। नॉन प्रोडक्टिव चीज को लेके आप चल नहीं सकते, और इंडस्ट्री के मामले में तो ये संभव ही नहीं है। तो मेरी दरखास्त होगी आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से, कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी कार्य करते हैं, अगर मान लीजिए बैठे हैं आप संदीप जी और बैंकिंग का काम है, तो सिखाना तो पड़ेगा ही, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा, अकाउंटेंट को अकाउंट सिखाना पड़ेगा, और हर विधा हम जानते हैं। लेकिन जब सिखाने का मौका आता है तब हम सिखाने के टाइम पर थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लेते हैं। हमने एज ए बीएल एक मुहिम चालू की है, 100 बच्चों को हर साल लेते हैं जो किसी न किसी बेहतर डिग्री से डॉक्टर मिश्र जी के वजह से हम ये कर पाए। तो जो बेहतर से बेहतर तरीके से पास हुआ उसको ऑनलाइन लेते हैं, और 100 बच्चों को हम हर साल पढ़ाने की बात रखते हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ कुछ हमारे दोस्त इस बात की जिद करें कि हमें 10 बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, 20 को देनी है, 50 को देनी है। तब आपके यहाँ क्या कहते फॉल्ट नहीं होगा, तब आपके यहाँ क्या कहते गलतियाँ नहीं होंगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। हम तो बेहतर सोचते हैं, हमारा मैनेजमेंट बेहतर सोचता है, लेकिन अगर हमारा वो ऑपरेटर जिसने वास्तव में काम करना है, अगर हम उसे नहीं पढ़ा पाए, उसे नहीं सिखा पाए, तो ये तय जानिए कि हम अपनी उस इंडस्ट्री को, अपनी उस भावना को जहां तक ले जाना चाहते हैं वहां तक नहीं ले जा पाए। हमारे यहाँ के बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सहनशील हैं, और बच्चे बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे डीएनए, बरेली के डीएनए में शायद ज़्यादा समझदारी है, इसलिए जा रहे हैं। ये बात यहाँ पर सबकी सामूहिक गलती की वजह से हो रहा है कि कोई एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहा। जब आप, ये पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर एजुकेशन को लगेगा कि मेरा तो काम एजुकेशन का है, मुझे लगेगा मेरा ये काम है, सबको अपना अलग अलग लगेगा, तो ये काम नहीं होगा। ये काम तब होगा जब सब एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, जब सबके मन में गोल एक होगा, तब जाएंगे। पूरी दुनिया रिजल्टेंट फोर्स पे चलती है, चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी रिजल्टेंट फोर्स पे चल रहा है, एक दूसरे के फोर्स से पे है। तो वो रिजल्टेंट फोर्स वाली बात यहाँ नहीं हो पाती। और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे बगल में भी लखनऊ है और उधर भी दिल्ली है। जिसको लगता है वो जो समर्थ है वो दिल्ली चला जाएगा खरीदने, और जिसको समर्थ है वो लखनऊ चला जाएगा। इसलिए शायद बरेली के डेवलपमेंट की बात नहीं, मैंने पुनः बताना चाहूँगा, क्योंकि एक हवाई अड्डे के माध्यम से कुछ चीज़ें हुई हैं, लोगों में चेतना आई है। इंडस्ट्री अगर बंद हुई है तो इंडस्ट्री चालू भी हुई है, ऐसा नहीं है कि सब सूना हो गया। एक अखबार ने एक जमाने में ये भी कहा था कि ये तो ग्रेवयार्ड है, परसाखेड़ा ग्रेवयार्ड है। मैं बताना चाहूँगा कि परसाखेड़ा ग्रेवयार्ड नहीं है, परसाखेड़ा में एक भी प्लॉट नहीं है। मेरे यहाँ सब साथी बैठे हैं, एक से एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। सब लोग जिनको काम करने का मौका, वो काम कर रहे हैं। हम हंगामेदार नहीं हैं,
हम टैक्स इवेजनर नहीं हैं, हम अफीम का काम नहीं कर रहे, हम घटिया काम नहीं कर रहे। इसलिए हमें जो एक बदलने की दिशा है, जो एक तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप बदला जाएगा, धीरे धीरे बदलाव होता है। बदलाव आने में 1 पीढ़ी लगती है, कई बार बदलाव आने में 2 पीढ़ी लगती है, कई बार कई पीढ़ी लगती हैं। हमें आज़ादी लेने के लिए 800 साल का संघर्ष करना पड़ा, तो हमें लगता है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। ये बात कि भाई उसने उसे पीट दिया तो हम भी तुम्हें पीट दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। उसे इंसानी क्यों बनाया? उसे किसी न किसी प्रयोजन के लिए दिया, उसका कोई तो उद्देश्य है। अगर हम उसे समझा पाएँ इस जीवन का कोई उद्देश्य है, आपको आगे बढ़ना है, साथ वालों को भी बढ़ाना है, खुद भी खाना है, बाकियों को भी खाने देना है। अगर हम इस उद्देश्य को जो है क्या कहते हैं उसके सामने रख दें और इस दिशा में चलें, चलना तो सबको पड़ेगा, एक किसी व्यक्ति के से नहीं होगा, क्योंकि सबको जब एक ही दिशा में होती है तभी आपकी रफ्तार होती है। और शायद हम ये उद्देश्य को, कलेक्टिव उद्देश्य को कर नहीं पाए। इस पूरे प्रदेश की, पूरे बरेली में सब लोग एक जैसा मन नहीं बना पाए, संभवतः इसकी वजह से। और दूसरी बात है कि जो पुरानी सिटीज़ हैं सभी जगह, मान लीजिए गोरखपुर और बनारस छोड़ दीजिए, जो पुरानी सिटी थी वो पिछड़ गई। अगर माननीय मोदी जी बनारस नहीं गए होते तो बनारस का जो हाल था वो बरेली से बुरा था। माननीय योगी जी नहीं थे तो वहाँ का, तो हमारे यहाँ अब ये नए युग की शुरुआत हो रही है, नए युग की शुरुआत हो रही है। महाभारत काल चल रहा है, महाभारत काल की चल रहा है, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा, जो बहुत तेज हैं, सशक्त हैं, वो खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा अपने समाज को ले जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ ऐसे जो है योगी, ऐसे नरेंद्र मोदी और ऐसे लोग कब आएंगे इसका नहीं पता है, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो उनमें हमें ही होना पड़ेगा, हमारी सपोर्ट के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। ये वो सारे समाज जो सोचते हैं कि उनकी सपोर्ट के लिए कोई दूसरा आएगा, उनको नीचे जाना पड़ता है। दिस इज ओनली द कॉस्ट।